हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की चैप्टर 2 बायोम जो स्टार्ट किए थे हम लोग। ठीक है, इसमें हम दृष्टि इसकी क्विक बुक की देख रहे थे। इसमें चैप्टर 2 बायोम, ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें सांकेतिक प्रजाति ये कर चुके थे, संक्रामिका तथा कोर प्रभाव, संक्रामिका तथा कोर प्रभाव ये हम लोग देख रहे थे। इसमें संक्रामिका की विशेषता है, संक्रामिका की क्या क्या विशेषता है ये हम लोग देख चुके थे। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। प्लेलिस्ट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बना हुआ है, वहाँ आप जाके इसकी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी कोर, ठीक है। क्या करेंगे? कोर प्रभाव, ठीक है। संक्रामिका तो देख चुके, कोर प्रभाव, तो कोर प्रभाव क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की वीडियो देखने के लिए। और साथ ही क्या है, इस चैनल्स में जो है दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चल रहा है, और विजन आईएएस की मेंस 2023 के लिए वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर प्रभाव, ठीक है। एज इफेक्ट क्या है? कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं, वहां विशाल विविधता पाई जाती है। तो कोर प्रभाव क्या है? पारिस्थितिकी अवधारणा है जहां पे दो परितंत्र आपस में मिलते हैं और वहां पे विशाल विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र परस्पर व्यापक ओवरलैप होते हैं, ठीक है, व्यापक यानी कि ओवरलैप होते हैं, वहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो दो क्षेत्र जहाँ पे ओवरलैप करते हैं, मान लीजिए एक क्षेत्र ये हुआ, फिर दूसरा क्षेत्र यहाँ से इस प्रकार से, तो ये ओवरलैप वाला ये क्षेत्र में क्या होगा, दोनों प्रजातियाँ वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या होगा, दोनों क्षेत्रों की प्रजातियाँ पाई जाते हैं। कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण, इसकी जैसे कुछ उदाहरण है वो देख सकते हैं। नदी तट के किनारे घास का मैदान, नदी तट के किनारे घास का मैदान, ये क्या है? कोर प्रभाव के उदाहरण है, ठीक है। जहाँ पर्वत व घाटी मिलता है, जंगलों के अंतिम बिंदु, जंगलों के अंतिम बिंदु में भी क्या होता है? कोर प्रभाव होते हैं। जहाँ एस्चुअरी समुद्र से मिलती है, जहाँ एस्चुअरी समुद्र से मिलती है, तो ये देख सकते हैं। ये सब क्या है? कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। कोर प्रभाव क्षेत्र क्या है? कोर प्रभाव क्षेत्र जो है बहुत अधिक विविधता रखता है। इसका कारण क्या है? यानी कि दो क्षेत्र आपस में जहाँ पे मिलते हैं और ओवरलैप करते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग कोर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। और इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा जीवों में विविधता होता है। इसका क्या कारण है? ठीक है, इसके मुख्य कारण देखते हैं। कोर क्षेत्र में जो विविधता पाए जाते हैं उसके मुख्य कारण, तो दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना। दोनों क्षेत्र जो होते हैं उसमें दोनों क्षेत्रों के संसाधन का एक ही स्थान पर पाया जाना, उसकी एक कारण है विविधता का। वायु तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, वायु तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति में है। तो ये सब क्या होता है? हमेशा वहाँ पे परिवर्तित स्थिति में होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है। कोर क्षेत्र का विविधता क्या कर सकता है? सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है, जो विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकते हैं। आगे देखें 4 नंबर। कोर क्षेत्र का प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। पादपों की विविधता में वृद्धि कीड़ों यानी कि शाकाहारी कीट में वृद्धि करती है, जिससे पक्षी व अन्य जंतु में वृद्धि होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखें हम, प्रकृति में कोर प्रभाव के क्षेत्र का परिणाम विविधता उत्पादकता में वृद्धि के रूप में। तो प्रकृति में कोर प्रभाव के क्षेत्र का परिणाम क्या होता है? कोर प्रभाव के क्षेत्र का परिणाम विविधता तथा उत्पादकता में वृद्धि के रूप देखा जा सकता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी यानी कि भूमि व समुद्र का मिलन स्थल, मैंग्रोव पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं? जहाँ भूमि और समुद्र का मिलन स्थल होता है। कोरल पारिस्थितिकी और अन्य उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र, देख लीजिए, कोरल पारिस्थितिकी और अन्य उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र, यानी कि नदियों के किनारे या सागर में नदियों के
मिलन स्थल पर, ठीक है, नदियों के किनारे या कोरल परिस्थिति यानी कि नदियों के किनारे या या अन्य उच्च उत्पादकता वाले जैसे सागर में नदियों के मिलन स्थल पर जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि होती है, यानी कि जैव विविधता इसमें अधिक मात्रा में होती है। प्राचीन या पारंपरिक मानव बस्तियाँ आमतौर पर पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच तथा उच्च उत्पादक संक्रमण क्षेत्रों में स्थित है। तो मानव बस्तियाँ आमतौर पर कहाँ है? पारिस्थितिकीय प्रणालियों के जो पारिस्थितिकीय प्रणाली है उसके बीच और उच्च उच्च उत्पादक संक्रमण क्षेत्रों के में स्थिर है। ये देख सकते हैं कोर प्रभाव क्षेत्र, यानी कि दो क्षेत्र जैसे यहाँ से ये मिल रहा है और यहाँ से ये, और दोनों की जो कॉमन क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं कोर प्रभाव क्षेत्र। इसमें जो प्रजातियाँ होता है देख सकते हैं 3 प्रजातियाँ, और यहाँ पे बीच में 9 प्रजातियाँ, यहाँ पे 3 प्रजातियाँ, ठीक है। ये दोनों तरफ क्या है 3-3 प्रजातियाँ है, लेकिन बीच में क्या है 9 प्रजातियाँ होते हैं, यानी कि ज़्यादा विविधता पाई जाती है। प्रथम परितंत्र में 3 प्रजातियाँ है, द्वितीय परितंत्र में 3 प्रजातियाँ है, लेकिन संक्रामिका में कितना है 9 प्रजातियाँ है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम से जो कोर प्रभाव अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बायोम बायोम के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बायोम देखते हैं। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है। बायोम क्या है? पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। क्या है? बायोम प्राणियों और एक समुदाय, ठीक है, पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, इसे हम बायोम कहते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाते हैं। क्या है? पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहते हैं। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादपों तथा प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। तो बायोम के अंतर्गत क्या है? महाद्वीप में रहने वाले सभी भागों में रहने वाले समस्त पादपों और प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती है। जो क्या होता है? उसकी जो विशेषताएं होती है समस्त भूभाग में प्रायः समान होती है। बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदायों को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है। हालांकि इस दिशा में शोधकर्ताओं द्वारा प्रयास किया गया है। यद्यपि बायोम में पौधे व जंतुओं दोनों को सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पौधों का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका शकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक है। तो इसका शकल क्या है? बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। आगे देखें तो अब देखते हैं बायोम एक नज़र में, ठीक है। बायोम तो हम देख लीजिए। अब क्या है इसमें देख सकते हैं बायोम एक नज़र पे, ठीक है। तो बायोम थोड़ा देखते हैं हम। ये देख सकते हैं बायोम एक नज़र में, ठीक है। क्या है बायोम में? क्या है? मरुस्थल के अंतर्गत, ठीक है। मरुस्थल में स्थान जैसे देखते हैं माध्याकांक्ष में जलवायु किस प्रकार का होता है? माध्याकांक्ष में जो जलवायु होता है सामान्यतः अत्यधिक गर्म होता है, दिन में ठंडी दिन, ठीक है, अत्यधिक गर्म दिन, ठीक है। क्या है? मध्य आकांक्ष में जो मरुस्थल है वहाँ पे मध्य आकांक्ष में क्या है जलवायु क्या होता है? दिन में गर्म होता है और रात में ठंडी होती है। वर्षा एक वर्ष में 10 इंच से कम होता है। मृदा का बात करें तो मृदा क्या होता है? पादप एवं अपघटक की कमी होता है, ठीक है। लेकिन खनिज में वृद्धि होती है। क्या होता है? खनिज में वृद्धि होती है। आगे बात करें पादप किस प्रकार के होते हैं? तो वनस्पति जात बहुत कम छिछले, ठीक है, कम आयु के होते हैं। इनमें सोलेनम, सुराटेंस,
कैक्टाई, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ, खजूर, कीकर आदि पादप मिलते हैं। अच्छा, ये पादप यहाँ पे हो गए मरुस्थलीय में। और प्राणी किस प्रकार के होते हैं वहाँ पे? सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे पक्षी, अफ्रीका का सहारा, मरुस्थलीय ऊँट, गले गजेलस, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी, सांप, छिपकली आदि ये सब मिलते हैं। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? मरुस्थल ताप के अनुसार ठंड अथवा गर्म होते हैं। गर्म मरुस्थल में रेत के टीले और गर्म रेतीले अंधिया आदि मिलते हैं। तो ये हम लोग देखें मरुस्थल की। ठीक है, आगे अगर यदि हम देखना चाहें तो टुंड्रा। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम टुंड्रा की, तो टुंड्रा में देखें तो यहाँ पे क्या होता है? उच्च उत्तरी अक्षांश। टुंड्रा क्या है? उच्च उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे बहुत ठंडी, कठोर, लंबी शीत। ठीक है, ये यहाँ की क्या है? ये जो यहाँ की जलवायु हम देखेंगे। ठीक है, जलवायु कैसे है? जलवायु जो है बहुत ठंडी, कठोर, लंबी शीत ऋतु की, छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक है, यहाँ का अगर यदि मृदा की बात करें तो पोषण स्तर कम है, कुछ इंच नीचे परमाफ्रॉस्ट स्तर पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट स्तर पाया जाता है। यहाँ की पादप की बात करें तो यहाँ की जो पादप होती है, घास होता है। ठीक है, क्या होता है? घास, जंगली फूल, मॉस, छोटे। और यहाँ के प्राणी की बात करें तो यहाँ के प्राणी क्या होता है? रेनडियर, मस्क, ऑक्सेन, प्रवासी, कैरिबू, आर्कटिक लोमड़ी, ब्लू हॉक, रोडेटस, ध्रुवीय भालू, ये सब होते हैं। और यहाँ की विशेषता की बात करें तो सबसे कम जैव विविधता और सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम, ये बायोम है। ठीक है, टुंड्रा। यहाँ उभयचर व सरीसृप नहीं पाए जाते हैं तथा अनेक जंतु शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी टुंड्रा को सामान्यतः आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे बात करें हम घास स्थल। ठीक है, टुंड्रा देखें, घास स्थल की बात करें तो घास स्थल ये क्या होता है? मध्य अक्षांश महाद्वीपीय के आंतरिक भाग में होता है। घास स्थल कहाँ होता है? मध्य अक्षांश के महाद्वीपीय आंतरिक भाग में होता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसे होता है? शीत ऋतु में ठंडा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म, एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होता है। मृदा की बात करें तो उच्च पोषक तत्व युक्त ऊपरी मृदा होता है। उच्च पोषक तत्व होता है ऊपरी मृदा की। ये तो मृदा की बात की है। आगे यहाँ के पादप की बात करें तो ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक, कुछ पेड़ जल स्रोतों के नज़दीक होते हैं। अब प्राणी की बात करें तो यहाँ पे अमेरिकी घास के मैदान में प्रेयरी कुत्ते, लोमड़ी, छोटे स्तनधारी सांप, कीड़े, कई प्रकार के पक्षी, अफ्रीका के घास के मैदान में हाथी, शेर, जेब्रा, जिराफ, ये सब मिलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ की विशेषता बात करें तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है? जल अभाव में यहाँ वृक्ष तिरछे हुए हैं। जल अभाव के कारण यहाँ पे क्या है? वृक्ष जो है तिरछे हुए हैं तथा आग लगने की बरंबरता भी उच्च है, जिससे सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें, क्या देखें हम लोग? घास स्थल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग घास स्थल के बाद पर्णपाती वन। क्या देखेंगे हम? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन की कहाँ पे होते हैं? मध्य अक्षांश में होता है। मध्य अक्षांश में होता है पर्णपाती वन। इसकी जलवायु कैसे होते हैं पर्णपाती वन में? सापेक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु, एक वर्ष में 76 से 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है,
तो यहाँ की मृदा बोले तो पोषक तत्व युक्त मिट्टी होते हैं, मृदा पोषक तत्व युक्त मिट्टी होते हैं। और यहाँ की पादप बात करें, कठोर लकड़ी जैसे ओक, बीचेज, हिकोरीज, मैपल्स ये सब यहाँ की पादप है। जंतु की बात करें तो यहाँ पे जो जंतु होते हैं वो है भेड़िया, हिरन, भालू एवं छोटे स्तनधारियों के कई प्रजातियाँ होते हैं। पक्षी, उभयचर, सांप एवं कीड़े ये सब होते हैं। यहाँ की विशेषता की बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में तो वहीं दूसरी ओर शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता देखें। आगे बढ़े हम तो टैगा, आप देखते हैं टैगा एक बायोम, टैगा बायोम में क्या होता है, टैगा बायोम जो होता है माध्य से उच्च अक्षांश में मिलता है, माध्य से लेकर उच्च अक्षांश के बीच में क्या होता है, टैगा मिलता है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और गर्म एवं अर्ध ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यहाँ की मृदा की बात करें तो अम्लीय खनिज पदार्थ की कमी होता है, यहाँ की मृदा में अम्लीय खनिज पदार्थ की कमी होता है। यहाँ की पादप की बात करें तो ज़्यादातर क्या होता है, स्प्रूस, फर एवं दूसरे सदाबहार वृक्ष होते हैं। और यहाँ की प्राणी की बात करें तो प्राणी जो होते हैं रोडेट्स, लिनक्स, कैरिबू, भालू, भेड़िया, एस्नोसू हेयर ये सब होते हैं। यहाँ की विशेषता है, यहाँ वनों की उत्तरी काष्ठ या उत्तरी शंकु वन भी कहते हैं। यहाँ वनों को क्या कहते हैं, वनों को उत्तरी काष्ठ या उत्तरी शंकु वन भी कहते हैं। यहाँ टुंड्रा की दक्षिण गोलार्ध के कुछ भाग जैसे दक्षिणी गोलार्ध के कुछ भागों जैसे न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं। न्यूजीलैंड में भी मिलते हैं। आगे हम देख सकते हैं कौन सा बायोम, ये जो बायोम है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बायोम देखते हैं। ये जो स्थित होता है विषुवत के नज़दीक होता है, यहाँ की जलवायु पूरे वर्ष गर्मी, एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, पूरे वर्ष गर्मी रहता है और एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की मृदा की बात करें तो पोषक तत्व तो कम होता है इसमें। यहाँ की पादप की बात करें तो जैव मंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश, ये क्या होता है, जैव मंडल का सबसे बड़ा विविधता वाले प्रदेश उष्णकटिबंधीय होता है। ऑर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियां हैं। और इसकी प्राणी की बात करें तो यहाँ पे जो प्राणी है वो है किसी और जगह की अपेक्षा कीड़ों, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की बहुलता, बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी, कुछ जगहों पर हाथी एवं सभी प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता बात करें तो यहाँ वनस्पतियों में स्तरीकरण मिलता है, इन वनों में पत्तों के झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग समय होता है, इसलिए इसे वर्ष भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है वर्ष भर हरे भरे दिखाई देने वाले है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यही पर ये क्या हो रहा है, हम लोग का खत्म हो गया ये। तो चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में ये देख सकते हैं हम। प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, IAS के एग्जाम 2021, फिर से यहाँ देखेंगे 2021। 2021 में ये 3 क्वेश्चन आया था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए थोड़ी सी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, पत्ती कूड़ा यानी कि लीफ लिटर किसी अन्य जीवम यानी बायोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह
प्रायः अनावृत होती है, मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? शंकुधारी वन, शुष्क पर्णपाती वन, गरान या मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो हम अभी देखें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है, विविधता ज़्यादा होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और इसमें जो है पोषक तत्व की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। तो और ये क्या है, प्रीवियस ईयर का मैं जो वीडियो कराया हूँ वहाँ भी ये डिटेल में कराया हुआ है, वो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी जो है IAS की एग्जाम 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं ये सवाना की वनस्पति में, देख लीजिए सवाना हम लोग पहले देख चुके थे प्रीवियस क्लास में। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्र में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए बिलकारी प्राणी और दीमक, ये नहीं है बिलकारी प्राणी और दीमक। अग्नि, तो ये अग्नि जो है इसको नियंत्रित परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसी परिस्थितियों में अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, तो ये भी होगा चरने वाले तृणभक्षी, हर्बीवर्स और मौसमी वर्षा। मृदा के गुण यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी, मच्छर को भगाने के काम में किसका, ठीक है, प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है मच्छर को भगाने के लिए। तो ये देख लीजिए कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास या नट घास। तो किसका, लेमन घास का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर, ठीक है। किसका, लेमन घास का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 4, ये IAS की एग्जाम 2013 में आया था। IAS की एग्जाम 2013 में आया था। ये क्वेश्चन देख सकते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? घासों को प्रतिस्थापित नहीं करता है, किस कारण से? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, या जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है जल की सीमाओं एवं आग के कारण होगा, ठीक है। तो ये 2013 में आया हुआ था। आगे देखिए ये देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये जो आया हुआ था 2011 में। फिर उसके बाद देख लीजिए 2012 में UP PCS। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ देखना चाहेंगे तो स्टॉप करके, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है चैप्टर नंबर हम 3 देखेंगे, परिस्थितिकी एवं परिस्थितिकी तंत्र। उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, सोच के चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चैप्टर नंबर 3 परिस्थितिकी एवं परिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।